चलिए जो भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है कि जो अलग अलग लोगों ने 1300 से ज्यादा भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। तो हमारे देश में लगभग 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ये तो सिर्फ भाषाएं हैं, भाषाओं के अंदर बोलियां होती हैं, कई तरह की बोली बोली जाती है। ठीक है, और इन भाषाओं में से प्रमुख भाषा की थी के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के साथ जोड़ दिया जाता है, हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मेन तो हम बोलते हैं कि हिंदी भाषी है सब, लेकिन हिंदी भाषी कितने अंदर कितने कितने अलग अलग भाषाएं। भोजपुरी जो है हिंदी से थोड़ा अलग है, मगही भोजपुरी से बिल्कुल अलग है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, जो मध्य प्रदेश में जो बोलते हैं वो सब भाषाएं हैं, वो सब हिंदी के अंदर उनको डाल दिया गया है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। अगर सबको एक समूह में जोड़ दिया जाए, एक एक कई तरह की भाषाओं को, उसके बाद भी जब जोड़ा गया तो 121 भाषाएं पाई गई। ठीक है, इसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान है उसमें हमारे अंदर, उसके संविधान के अंदर क्या होते हैं, कुछ अनुसूची होती है और कुछ अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, अनुसूची और अनुच्छेद, अनुच्छेद है, क्या लिखते हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं हमारे देश, हमारे संविधान में। अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक अनुसूची है। हमने कल अनुसूची 7 के बारे में पढ़ा था। अनुसूची 7 में क्या था, स्टेट और सेंटर की पावर का डिवीजन कैसे किया जाता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है। लिस्ट थी इसमें, लिस्ट 1, लिस्ट 2, यहाँ पे थे लिस्ट 3, 3 लिस्ट थी इसके अंदर। लिस्ट 1 में केंद्र सरकार की ताकत दी गई थी कानून बनाने की। लिस्ट 2 वाले सब्जेक्ट विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और लिस्ट 3 के विषयों पर दोनों मिलकर बनाएगी, दोनों अलग अपना अपना बना सकती है। ठीक है, ये तो था लिस्ट वाला, ये अनुसूची 7 था। वैसे ही अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 में भाषाएं डाली गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर ये आता है कि अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 8 में क्या है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को रखा गया है, और इसी कारण इन्हें, क्योंकि इसे सूचित कर दिया गया है, इसलिए इसे इन भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। क्योंकि इनको एक सूची में डाल दिया गया है, इसीलिए उनको अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाएगा। भाषा के हिसाब से भारत जो है, दीपा नहीं आई है। दीपा कभी ऑफलाइन हो रही है कभी ऑनलाइन हो रही है। दीपा ऑफलाइन है, अभी नहीं है। भाषा के हिसाब से भारत जो है दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। इतनी ज्यादा भाषाएं तो कहीं नहीं बोली जाती जितनी भारत में बोलते हैं। ठीक है, जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उतनी भाषाएं दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं बोली जाती। अब हम देखेंगे कैसे कैसे इन भाषाओं को डाला गया सूची में। तो साथ में जो आपकी सूची लगी हुई, ये वाली जो सूची है, ये सूची में क्या है, कोई एक भाषा, स्पष्ट हो जाए, कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। देखोगे तो मराठी कितने परसेंट, 6% लोग मराठी बोल रहे हैं। पंजाबी 2% लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे तो मैथिली कितना है, 1% लोग मैथिली बोलते हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी 43% लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि इसको कई भाषाओं को एक में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कई भाषाओं को एक ही में जोड़ दिया, तो इसलिए हिंदी भाषी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गुजराती 4% है, बांग्ला 8% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से बांग्ला देखिए, हिंदी हिंदी आप में कितना दिया है, 43%, मेरे में 41%। वो ना कि आपका 1900, आपका 2001 वाला डेटा चल रहा है ना, ये 2011 वाला डेटा चल रहा है। ठीक है, तो बांग्ला कितनी है, तो 8%। परसेंटेज मतलब लैंग्वेज में परसेंटेज ही बढ़ता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो परसेंटेज नहीं बढ़ेगा जी। हाँ जी। इधर कैसे दिखा रहा है यार, तो बंद कौन कर। क्या हो गया, किसको कौन कीर्ति रूठ है, गया? कीर्ति कुछ बोल, एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा, पॉज कर दिया था। ठीक है, तो हिंदी जो है वो 50% से कम लोग हिंदी भाषी हैं। भारत में 50% से कम लोग हिंदी भाषी, मतलब आधे लोग भी इंडिया में हिंदी नहीं बोलते हैं। जहां तक अंग्रेजी की बात है, तो अंग्रेजी को भी क्या किया गया है,
अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं? अंग्रेजी सिर्फ 0.02% लोग बोलते हैं। उन्होंने अपनी मातृभाषा बताई है। 0.02% लोगों ने अपनी मातृभाषा किसको बताई है? अंग्रेजी को बताई है। ठीक है, उसके बाद है दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं, जानते थे, सॉरी 11% है। इस सूची को गौर से देखने पर गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों कीजिए। ठीक है, ये सब काम करने के लिए आपको याद करना तो पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप पूछा जाता है कि ये भाषा हमारी अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित भाषाओं में है कि नहीं है। अच्छा यार, इसको एक्सेप्ट करना भी तो पड़ेगा मेरे ख्याल से। 2 लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं, बताना चाहिए ना कि एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अरे बारिश आ गई तो हेलो। मैं 1 मिनट हेलो। बाद। हेलो, बारिश आ गई, मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए ज्यादा ब्रेक। निकल गया, कनेक्ट ही नहीं ले रहा। ये नहीं रो ले बगल लूं। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, हाँ, आ गया। भारत में भाषाई विविधता पढ़ रहे हैं हम। हमने देखा भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से हमने 22 भाषाओं को अनुसूचित कर दिया, मतलब सूची में डाल दिया। कौन सी सूची में डाला है? सूची कौन सी सूची है? 8 सूची है, अनुसूची आठवीं 8 में। ठीक है, आठवीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं को डाल रखा है। इसमें देखोगे तो आप हिंदी भाषी सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी भारत में आधी जनता हिंदी भाषी, आधी से कम जनता हिंदी भाषी है। ठीक है, बाकी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। और इसमें से भी अगर हम छांटना शुरू कर दें, भोजपुरी अलग कर दें, क्योंकि सब इसी के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखो बिहार की एक भाषा को तो अलग दे दिया गया है, जैसे मैथिली को यहाँ डाला है, लेकिन भोजपुरी को अभी भी यही रखा हुआ है। तो हो सकता है कुछ साल में भोजपुरी एक अलग से भाषा बन जाए, अनुसूची उसको अलग 23वीं भाषा बन जाए। ठीक है, 23rd बन जाए, या मगही को बना दे 24th। तो कई भाषाओं को धीरे धीरे अलग करेंगे, जैसे जैसे उनके लोग दावेदार खड़े होंगे, लोग आवाज उठाएंगे, तो उनको अनुसूची में अलग भाषा के तौर पर रखा जाएगा। ठीक है, जब मैथिली को रखा जा सकता है अलग, तो भोजपुरी को भी तो रखा जा सकता है, मगही को रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहे थे लग रहा है कि बारिश पूरा बेजोड़ होने वाला है, हो भी गया हेलो। शायद। ठीक है, इसके बाद ये सब छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे अभी हम। विकेंद्रीकरण क्या होता है ये देखते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अरे यार। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है। ठीक है, 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। सिर्फ 2 स्तर से बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जैसे अगर मान लिया जाए बिहार की बात करूं, बिहार या यूपी की बात की जाए, तो ये प्रांत यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। ठीक है, हंगरी और स्विट्जरलैंड और बेल्जियम। बेल्जियम हरियाणा के बराबर है। बिहार का 10 से इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, बिहार की 10 करोड़ है। तो समझ रहे हो कि यहाँ के यूरोप के एक एक देश जो है बिहार इंडिया के राज्यों से भी छोटे हैं। तो इसीलिए सिर्फ 2 स्तर पर सरकार बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, उससे इतना अच्छा फायदा नहीं होगा। तो क्या किया गया, हमने तीसरी स्तर पर भी सरकार बनाई। जनसंख्या के हिसाब से देखो तो यूरोप, उत्तर प्रदेश जो है रूस से बड़ा है, रूस से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे पड़े हैं। जो देश अगर विविधताओं से भरा है, तो राज्य खुद विविधताओं से भरे पड़े हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार में देखो, बिहार में भाषा के तौर पर विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली और कौन सी अवधी, और भी 2-3 भाषाएं, सब भाषाएं बोली जाती हैं। फिर कल्चर अलग अलग है, बिहार में भी कल्चर अलग अलग है। बिहार में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जातियां। जैसे
जो विविधता पूरे देश में है, लगभग उसी का स्वरूप जो है हमारे राज्यों में भी होता है। ठीक है, तो विविधताओं से भरे पड़े हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। जैसे देश में जरूरत पड़ी थी, क्योंकि देश में विविधता बहुत थी, तो सत्ता को बांटने की जरूरत पड़ी थी, तो वैसे ही राज्यों में भी सत्ता के बंटवारे की जरूरत है। तो भारत का जो संघीय सत्ता की साझेदारी है, वो 3 स्तर पर करने की जरूरत है। 3 स्तर पर, जिसमें तीसरा स्तर क्या होगा, स्थानीय सरकारों का है। तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय सरकारों का है, और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे है। ठीक है, प्रांतीय स्तर मतलब राज्य स्तर पे, उसके नीचे है। तो पहला हो गया केंद्र स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर स्थानीय स्तर पे, तीसरे स्तर पे भी लाया गया, ताकि केंद्र स्तर की सत्ता को बांटा गया इसके साथ, राज्य सरकार की सत्ता को बांटा गया इसके साथ। ठीक है ना। भारत में सत्ता का इसे क्या कहा गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब एक केंद्र से हटा के सत्ता को अलग अलग जगह में बांट देना, तो ये विकेंद्रीकरण हो गया। सत्ता के बंटवारा क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, ये पीछे यह क्या तर्क क्या है, यही तर्क दिया गया है विविधता का। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय शासन कहा गया। ठीक है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, जब केंद्र और राज्यों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो जो प्रॉब्लम जो है स्थानीय स्तर पर ही सुलझाई जा सकती है अच्छे से। ठीक है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री और उसके पास क्यों जाएं, वो अच्छे से नहीं सुलझा सकता, क्योंकि वो उन मुद्दों को अच्छे से समझते नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मणिपुर के किसी गांव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मणिपुर में जाके किसी गांव में कुछ दिक्कतें हैं, तो उसको वहां के स्थानीय सरकार ज्यादा अच्छे से सुलझा सकती है, ना कि केंद्र में बैठी, दिल्ली में बैठी सरकार या राज्य में बैठी सरकार। ठीक है, तो इसलिए कुछ समस्याओं को, उसके लिए कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकार को दे दिया गया। अब ये शक्तियां दी गई है। ठीक है, ये शक्तियां दी गई है इसको, इसलिए ये शक्तियां, जैसे राज्य के पास जो शक्तियां थी उसकी अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, वहां शक्तियों का बंटवारा हुआ था, इन दोनों में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन इसको शक्ति जो है दी गई है दान में, एक तरह से कह सकते हो कि राज्य ने अपनी शक्ति दे दी, कुछ कुछ केंद्र ने अपनी शक्ति दे दी। संविधान में इसकी शक्तियों के बारे में पूरी तरह से नहीं लिखा गया, अलग से सूची नहीं बनाई गई कि स्थानीय सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। स्थानीय सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, उसके लिए कोई विषय नहीं है। 3 ही विषय हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में। इस पे केंद्र सरकार बनाएगी, इस पे राज्य सरकार बनाएगी, इसमें दोनों मिलकर दोनों बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन ऐसी कोई सूची नहीं है जिसपे एक आगे कि इसमें जो क्या कहते हैं कानून जो है स्थानीय सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इसको ताकत दी किसने, राज्य ने और केंद्र ने। ठीक है, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ होती है, और लोगों को इस बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, कौन सी चीज जरूरी है। पैसा, फ्लाईओवर बनाना जरूरी है पहले, तो पहले नालियां बनाना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई बाढ़ उड़ की समस्या नहीं है या कोई ऐसा सीवरेज जाम नहीं होता, तो पहले फ्लाईओवर बनाया जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार नालियां बनाने में व्यस्त हो जाए, इसकी जरूरत भी बहुत कम है, फ्लाईओवर की ज्यादा जरूरत है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस तरह पैसा कहाँ खर्चा किया जाए, स्थानीय लोग ज्यादा जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग हो किया जा सकता है, बर्बाद नहीं हो सकता, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुशलता आप यहाँ लगा रहे थे, यहाँ जो जरूरत कम थी उसको यहाँ लगाइए, जरूरत ज्यादा है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। अब क्या था, केंद्र सरकार में अगर कोई फैसला हो रहा है तो सरकार, लोग सीधा भागीदार नहीं होते थे, वो अपने प्रतिनिधियों के थ्रू होते थे, वैसे ही राज्य में होते थे। लेकिन स्थानीय तौर पर लोग जो जिस सरकार को बनाते हैं, स्थानीय सरकार को बनाते हैं, वो बहुत नजदीक होता है, उनके उनके गांव घर के आसपास होते हैं, मुखिया पंचायत जो होते हैं। ठीक है, तो उनका हिस्सेदार भागीदार बनना संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है, लोगों को लोकतांत्रिक भागीदारी का पता लगता है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं लोकतंत्र को लेके, देश को लेके। ठीक है, डेवलपमेंट को लेके।
तो स्थानीय सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वशासन मतलब खुद अपने लिए, अपने द्वारा शासन, ठीक है, खुद अपने द्वारा शासन के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है कि स्थानीय सरकार बना दी जाए, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ पे हमें कितना पैसा चाहिए, कहाँ खर्चा करना है, मतलब शासन करना उन्हें आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। ऐसा विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में स्वीकार की गई। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं का स्थापना किया गया, ठीक है, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया, ठीक है ना। यहाँ एक चीज अलग है, जैसे केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार के बगल में होती है। राज्य सरकार के ऊपर कोई नियंत्रण, इतना बड़ा नियंत्रण नहीं होता कोई, लेकिन स्थानीय सरकार पे राज्य का नियंत्रण होता है। स्थानीय का सरकार पे राज्य का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। इसको अधिकार लेने पड़ते हैं, मांगने पड़ते हैं, ये देता है इसको अधिकार, ये देते हैं इसको अधिकार। लेकिन इन दोनों केस में था, इनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र संविधान में डाल दिए गए थे, लेकिन स्थानीय सरकार में अधिकार जो है वो लेने पड़ते हैं, दिए जाते हैं। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। पहले क्या था, पहले बनाया गया था तो वैसी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना, लेकिन चुनाव नियमित ढंग से नहीं होते थे। इसके पास ना तो कोई अपना अधिकार था, ना संसाधन था। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र हुआ था। पहले पंचायतें थी, संविधान जब बना था उस टाइम भी पंचायत थी, और शहर नगर पालिका भी थी, लेकिन ना तो उनको कोई अधिकार था ना कुछ था, और उन पे सीधा नियंत्रण क्या कहता है, राज्यों का होता था, सीधा नियंत्रण राज्यों का होता था। और उनमें चुनाव भी नियमित ढंग से नहीं होते थे, कई कई साल बीत जाते थे चुनाव हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कदम उठाया गया 1992 में। इसमें क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके तीसरे स्तर की जो सरकार है, स्थानीय सरकार, उसको संविधान में दर्ज कर दिया गया, ठीक है। संविधान में तीसरे स्तर की सरकार को दर्ज, इससे पहले नहीं था, दर्ज नहीं था, बस जो राज्य की मर्जी है वो बना देता था, जो राज्य की मर्जी नहीं है वो पंचायत नहीं बनाता था। लेकिन जब संविधान में दर्ज कर दिया गया तीसरे स्तर की सरकार को, तो इसको ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बना गया। अब हर 5 साल में इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको अधिकार देने ही पड़ेंगे। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई थी। संविधान में लिखा गया है 5 साल में होगा इलेक्शन, तो 5 साल में होना ही होना है। निर्वाचित जो स्वशासी निकायों के सदस्य हैं तथा पदाधिकारी के पद हैं, पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। पहले क्या था कि पंचायत में मुखिया एक हो सकता था, एक पर्टिकुलर कास्ट का ही आदमी बने जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था, और कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया, किसके लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े जातियों के लिए। फिर उसके बाद महिलाओं के लिए भी 1/3 पद को आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं के लिए आरक्षण है। केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, जिसके लिए मांग चल रही है, लेकिन कोई आरक्षण नहीं है, वहां पे सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। पहले हमने पढ़ा था एक कि नेशनल भारतीय चुनाव आयोग था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। अब इसके बाद क्या बनाया गया 1992 में, हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्यों का चुनाव आयोग। स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ, जो राज्य के जो चुनाव आयोग है, वो राज्य के चुनाव नहीं करवाती। राज्य का चुनाव आयोग है, जो राज्य के अंदर चुनाव आयोग जो होगा, वो राज्य में चुनाव नहीं करवाएगा। वो चुनाव कौन कराएगा राज्य में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, जो सेंट्रल लेवल बनाता है, ठीक है। समझ सुन रहे हो ना, इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि पूछे जाते हैं सवाल कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कराता है, हाई कोर्ट कराता है, कि क्या कहते हैं, विधानसभा कराती है, कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कराती है सिर्फ पंचायत के। और राज्यों के चुनाव कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है, भारत का चुनाव आयोग। और यह राज्य का चुनाव आयोग। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा, अपने राजस्व और अधिकारों का
मतलब राज्य सरकार क्या करेगी, अपने पैसा कुछ और कुछ अधिकार का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकास स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। ठीक है, इनको देना ही पड़ता है। जैसे आपका लोकल टैक्स हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप गांव में, एक गांव से, जैसे मेन रोड पे कोई फ्लाईओवर बना आपके गांव में कोई मेन रोड पे फ्लाईओवर है बहुत बड़ा, और उस पे बना देते हैं बूथ, बना देते हैं, टोल नाका बना देते हैं। यहाँ से 2-2 रुपए वसूल करते हैं सबसे, जो यहाँ से आता जाता है, जो गाड़ियां आती जाती है उससे 2-2 रुपए वसूल किया जाता है। ये टैक्स कौन किसके पास जाता है, ये पंचायत के पास जाता है। ये स्थानीय सरकार टैक्स लेती है ये वाला। ठीक है, जो लोकल मार्केट लगती है, मंगरा हाट, शनिचरा हाट मार्केट जो लगती है, उसमें से उसका टैक्स कौन लेता है, वो स्थानीय सरकार कलेक्ट करती है। उसको अधिकार दिए गए हैं टैक्स कलेक्ट करने के, ताकि वो अपना खर्चा चला सके। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। हर राज्य में अलग अलग प्रकृति है सत्ता में भागीदारी की। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था जो है, उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचायती राज कहा जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। ध्यान से सुन, अच्छा पढ़ना है इस चीज को। प्रत्येक गांव में, और कुछ राज्यों में है कि कुछ गांव के समूह में, सिर्फ एक गांव में नहीं, कई गांव के समूह, जो अगर गांव छोटे छोटे हैं तो कई गांव के समूह, 3-4 गांव लेके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ज्यादातर यही होता है, कई गांवों के समूहों को बनाया जाता है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत बनाते हैं इसमें, जिसमें कई सदस्य होते हैं जिनको चुना जाता है, और एक अध्यक्ष होता है। इनका एक अध्यक्ष भी होगा, जिनको मुखिया कहते हैं, हम लोग पंच बोलते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। इनके इस गांव, ये जो वार्ड होंगे इन गांव में, उसमें से सदस्य चुने जाएंगे। जैसे इलेक्शन होता है सेम वैसे ही होता है। हम उसमें क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। केंद्र के और राज्य के चुनाव में क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो तरह के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। राज्य और स्थानीय, उसमें क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, वार्ड होता है। वार्ड को निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। तो वार्डों में बांटा जाता है, उनमें से फिर चुनाव होते हैं, और उन्हें जो चुना जाता है उन्हें सामान्यतः पंच कहते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो चुना जाएगा, जो सदस्य आएंगे, उनको पंच कहा जाएगा। जैसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार में लोकसभा कहते हैं, राज्य सरकार में हम कहते हैं राज्यसभा, लेकिन ग्राम पंचायत में उन्हें क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। ये पंच का एक नेता होगा, उसको हम बोलेंगे मुखिया बोलते हैं। ये मुखिया का चुनाव हुआ है, सॉरी उल्टा लिख दिया। ठीक है, मुखिया। ठीक है, अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। सरपंच कहा जाता है कहीं पे, सरपंच। मुखिया तो मेरे ख्याल से गांव में होता है ना, सरपंच कहा हाँ, जाता है। गांव इसे हटा दो, मुखिया नहीं, सरपंच कहा जाता है। वार्ड का जो मैं वो होता है, सरपंच भी तो गांव में ही होता है, दोनों सर, तो गांव में होता है। नहीं नहीं, सरपंच जो हो गया एक तरह से, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें है तभी तो बता रहे हैं, सर गांव में मुख सरपंच जी भी हैं, मुखिया जी भी जो हैं। एक ही गांव में मतलब मुखिया होता है, ठीक है। हाँ वही सही बोल रही है कि एक गांव में जो एक चुना, गांव में एक एक मुखिया होता है। एक वार्ड से जो चुना जाएगा उसको मुखिया बोलेंगे, और वो हाँ फिर अपना नेता हाँ चुनेंगे, उसको सरपंच बोला जाएगा, वही ना। हाँ हाँ। आवाज ठीक है, इतना कट रहा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर आगे, इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। सारे लोग मतदान के जरिए करते हैं, सभी वयस्क लोग मतदान करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। कौन, पंच। ठीक है, पूरे पंचायत के लिए फैसला लेती है। पंचायतों का हम्म। कामकाज ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। अब देखना, ग्राम सभा अलग टर्म है, अभी तक नहीं आया था, ये ग्राम पंचायत था। ठीक है, ये ग्राम हम्म। पंचायत था, ग्राम ग्राम सभा। सभा आया है 7 में। हाँ, ग्राम सभा हम्म। क्या थी, ग्राम सभा थी सभी जो जितने लोग वोट डाल सकते हैं, जितने हम्म। लोग एक गांव में वोट डाल सकते हैं, उन सबका जो समूह होता है उसको ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है ना। ग्राम सभा, ये जो समूह है, ये देखरेख करता है किसकी, पंच के कार्य काम की। पंच को चुना है, लेकिन उसके काम की मॉनिटरिंग करता रहता है ग्राम सभा। जितने भी लोग होते हैं उस गांव के जो वोट डालने लायक होते हैं, वो ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा इस पंच के कामकाज का देखरेख करता रहता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं, किसके, ग्राम सभा के। ठीक है, गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2-3 बार बैठक करनी पड़ती है। किसको, ग्राम सभा को। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का
क्या पास करती है? बजट पास करती है। उसके बिना बजट नहीं पास हो सकता ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए बैठक करती है, और उसके कामकाज की समीक्षा, समीक्षा मतलब कि देखने के लिए कि सही हुआ कि गलत हो रहा है। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है एक अलग बॉडी है, ग्राम पंचायत से अलग है। वो ग्राम पंचायत में चुन के भेजा गया है। ऐसे अगर बोलूं, दोनों का डिफरेंट एक लाइन में बताइएगा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का। हाँ, एक ही लाइन में बता रहा हूँ, एक लाइन में समझ में नहीं आएगा। देखिए, इस गांव, मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, इतने सारे लोग हैं एक गांव में। ठीक है ना, एक गांव में इतने सारे लोग हैं। अब इनमें से इतने जो हैं ये वयस्क हैं जो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इतने लोग वयस्क हैं, ये छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये वोट नहीं डाल सकते। इतने लोग वयस्क डाल सकते हैं वोट। इन्होंने वोट डाला और इनमें से किसी एक को चुना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको चुना गया। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या आपका, ये तो पंचायत में चला गया, ग्राम पंचायत का हिस्सा हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? इसमें से एक को चुना जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? मुखिया बोलोगे ना, सरपंच? मुखिया, मुखिया। मुखिया ना? हाँ, अच्छा। ठीक है, ग्राम पंचायत तो में फिर जाता से है। बोलना, फिर से इतने सारे मेंबर हैं। देखो, हाँ ठीक है, ये मेंबर है, ये हाँ गांव के, ये एक गांव है। ठीक है, मैं सीधे हाँ। सीधे सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, ये गांव है। ठीक है ना, इस गांव में इतने लोग जो है वयस्क हैं। ठीक है, ये वोट जो डाल वोट देने सकते हैं। लायक है, ठीक डाल है, सकते वोट दे हैं। सकते हैं। ठीक है, इन्होंने वोट डाला और हाँ। इनमें से ये 2 लोग खड़े थे चुनाव में, ये जीत गया। अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ पे आ गया ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत क्या होता है? प्रत्येक गांव में या गांव के समूह में ग्राम पंचायत होती है। तो पंच में चला गया एक तरह से, पंचायत। इसके लिए वोट हुआ, ग्राम पंचायत के लिए वोट हुआ और ये जीत गया। और ये क्या करते हैं, मुखिया बन गया। ठीक है, उस पे ये गांव का समूह है ना? गांव के समूह में सब गांव, एक मुखिया बनता। गांव या गांव का समूह। ठीक है, हाँ। मैंने सिंपल करने के लिए गांव लिया है सिर्फ। ठीक है ना, तो ये चला गया। अब लेकिन ये वयस्क लोग जो बच गए ना, ये जो वयस्क लोग हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वयस्क लोग हाँ। ग्राम सभा बनाएंगे। इसी को ग्राम सभा बोलेंगे। और ये ग्राम सभा क्या करेगी? पंचायत के पंच के काम का निरीक्षण करेगी। पंच के अच्छा। काम का निरीक्षण, जो पंच जो चुना गया है वो जो काम किस तरह कर रही है उसका निरीक्षण करेगी और बजट पास मतलब करेगी। मुखिया, मुखिया का निरीक्षण करेगा। हाँ, लेकिन ये बताइए कि मुखिया, ये जो ग्राम सभा हुआ, इन लोग का लेवल में मतलब कि क्या है, हाई या लो, ऐसा भी कुछ है? नहीं, सीनियर ये जूनियर का? ये लोग सिर्फ वो लोग हैं जो कॉमन लोग हैं, गांव के वो कॉमन लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार था। ठीक है, अच्छा, उन ये लोग हैं गांव, ये सब। हाँ, उन्हीं का जो सभा बनेगी, कॉमन लोगों की सभा बनेगी, वो